हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। इस क्लास में हम सितंबर 2024 का जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे, जो आपकी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, संवैधानिक व्याख्यान, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, सलाहकार क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये चारों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल से कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, चलो तो न्यायिक समीक्षा जूली यह कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है। यदि कोई कानून या कार्रवाई संविधान का उल्लंघन करती पाई जाती है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? इसमें कुछ प्रकार के मामलों को सीधे सुनवाई करने का अधिकार है, जिसमें राज्यों के बीच, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवाद शामिल है। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? यह निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामले शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों को पलट सकता है या संशोधित कर सकता है। ठीक है, संवैधानिक व्याख्या क्या है? यह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है। संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थ और अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए यह कार्य महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यह संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार, भारत के राष्ट्रपति कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों पर न्यायालय की राय ले सकते हैं। यद्यपि न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन यह अत्यधिक प्रभावशाली है। न्यायिक प्रशासन क्या है? यह निचली अदालतों के कामकाज की देखरेख करता है और उनके संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, जनहित याचिका पीआईएल, न्यायालय जनहित याचिकाओं पर विचार करता है जिससे व्यक्तियों या समूहों को बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए न्यायिक समाधान की मांग करने की अनुमति मिलती है। मतलब इसमें कोई व्यक्ति होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है और किसी मुद्दे के बारे में बात कर सकता है जिससे किसी एक ग्रुप को फायदा हो रहा हो या लोगों को फायदा हो रहा है, एक लोग के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, विधि आयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान 1833 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बारे में देखो हम करते हैं। तो पहला विधि आयोग भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले ने की थी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा है ना, ये सही तो है। तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग का गठन को मंजूरी दे दी है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है आप कमेंट करो, मैंने पढ़ाया है। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 सही है बट ये गलत है। ठीक है, तो क्योंकि ये 1955 में स्थापित किया गया था, पहला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको सुधारना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये तो गलत है। आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो भारतीय विधि आयोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय विधिक मामलों के विभाग की अधिसूचना द्वारा किया जाता है। इसका गठन विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित संदर्भ शर्तों के साथ किया जाता है। आयोग अपने संदर्भ शर्तों के अनुसार रिपोर्ट के रूप में सरकार को सिफारिशें करता है, हालांकि ये सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले। समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर की गई थी।
इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये ध्यान रखना आप। सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। समिति के सदस्य के रूप में किसी मंत्री को नहीं चुना जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करना है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। और रिपोर्ट क्या है? विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, चलो। तो इसकी समिति की स्थापना 1937 में की गई थी। अब बताओ, ये ऑप्शन बताओ तो ये गलत है ना, क्योंकि कब की गई थी? 1921 में। समिति का कार्य भारत के नियंत्रक कैग की वार्षिक लेखा, ये तो सही है। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, सी नहीं, बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके बारे में भी देखते हैं पहले। तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। ठीक है, देखो अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं है, तो ये गलत होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार के पास पहुंचते हैं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। ठीक है, तो मतलब मेन रोल कॉलेजियम सिस्टम का ही होता है। तो न्यायिक नियुक्ति में सरकार की भूमिका सीमित है। हालांकि यह कॉलेजियम के विकल्पों के बारे में आपत्तियां उठा सकता है और स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार संविधान पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने इनर लाइन परमिट ILP व्यवस्था लागू नहीं की है? तो ये है क्या? यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में आने जाने की अनुमति देता है। उन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन राज्यों को ILP की आवश्यकता है वे हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो नागालैंड 3 और जिलों में इनर लाइन परमिट लागू करने वाला है, इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा होगा ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का सी करेक्ट है। ठीक है, इसमें इनर लाइन सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ मरने का अधिकार को मान्यता दी है? तो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को परिभाषित करने वाली नैतिकता और कानून के इर्द गिर्द बहस तब फिर से शुरू हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में याचिका खारिज कर दी, जो 2013 से स्थायी रूप से वानस्पतिक अवस्था में है। भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता को मान्यता दी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता को मान्यता दी, जिसमें कहा गया कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भारत के संविधान अनुच्छेद 19-21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी स्थापना 1946 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा की गई। ठीक है, ये सही है या गलत, ये आप बताओ। बिल्कुल भी गलत बात है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, संथानम कमेटी की जब रिकमेंडेशन हुई थी तब इसकी स्थापना हुई थी। तो कौन सी कमेटी है? संथानम कमेटी है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कहने पर, ठीक है, द्वारा की गई। ठीक है, तो ये करेक्ट है, गलत है। ठीक है,
यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो ये करेक्ट है। सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच स्वयं कर सकती है, बाकी में उसको परमिशन चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट समाचार में क्या था। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन समिति का हिस्सा है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये चारों इसके सदस्य रहते हैं। ठीक है देखो इसके बारे में क्या है। लोकपाल संस्था एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा की गई। सदस्य लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे और इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। गैर न्यायिक सदस्य एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसकी निष्ठा और योग्यता बेदाग हो। कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी। चयन समिति में कौन कौन होता है? तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित न्यायविधि। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, भारत में न्यायालय की अवमानना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिविल अवमानना से तात्पर्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन है। तो क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपराधिक अवमानना में ऐसा कोई भी कार्य शामिल है जो न्यायालय को बदनाम करता है या उसके अधिकार को कम करता है। ये भी करेक्ट है। न्यायालय की अवमानना के लिए सजा में केवल कारावास शामिल हो सकता है और इसमें जुर्माना शामिल नहीं है। बिल्कुल नहीं, जुर्माना भी शामिल होता है इसमें। तो देखो, तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही शामिल होगा, प्लस या और। ठीक है, मतलब दोनों भी हो सकता है या इनमें से एक भी हो सकता है। कौन सा एक्ट है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलता है ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का एक्ट है, इसके द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं होगा, हाँ यही तो होगा, है ना। 1 और 2 ही तो सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 तीनों प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 15 भी जान लो। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। 46 में क्या है? एससी और एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 338 में क्या है? एससी के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जांच और निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। 39 में राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय जांच ब्यूरो से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नवीनतम राज्य बन गया है? ठीक है, तो ये कर्नाटक ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है, न्यू। कर्नाटक सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग और संचार की कमी का हवाला देते हुए राज्य के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है। मैंने अभी आपको कराया था ना, ये तो सिर्फ यूटी में इसको कोई परमिशन नहीं चाहिए, बट राज्यों के लिए सीबीआई को परमिशन चाहिए। उसी परमिशन को कर्नाटक ने वापस ले लिया है। तो इसके साथ ही कर्नाटक हाल के वर्षों में सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों जैसे पंजाब में भी ऐसा किया गया है, पश्चिम बंगाल में भी, तमिलनाडु और मेघालय की सूची में शामिल हो गया। तो कौन कौन से राज्य हो गए? पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय और कर्नाटक। ठीक है तो ये सीबीआई के लिए सामान्य सहमति है क्या?
तो सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित है, जो अनिवार्य करता है कि एजेंसी को किसी राज्य में अपराध की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा राज्य सरकार की सहमति या तो मामला विशिष्ट या सामान्य हो सकती है। सामान्य सहमति देने से उनके राज्यों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का निर्बाध जांच हो सकेगी। यह डिफ़ॉल्ट रूप से सहमति है, जिसके अभाव में सीबीआई को हर मामले में और छोटी छोटी कार्रवाई करने से पहले भी राज्य सरकार के संपर्क करना होगा, जबकि यूटी या केंद्र शासित प्रदेशों में जांच करने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो चलो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।